जब से मुंशी संजीवन लाल तीर्थ यात्रा को निकले और प्रताप चंद प्रयाग चला गया, उस समय से सुवामा के जीवन में बड़ा अंतर हो गया। वह ठेके के कार्यों को उन्नत करने लगी। मुंशी संजीवन लाल के समय में भी व्यापार में इतनी उन्नति नहीं हुई थी। सुवामा रात रात भर बैठी ईंट पत्थरों पर माथा लड़ाया करती और गारे चूने को चित्त में व्याकुल रहती। पाई पाई का हिसाब समझती थी और कभी कभी स्वयं कुलियों को कार्य की देखभाल करती। इन कार्यों में उसकी ऐसी प्रवृत्ति हुई कि दान और व्रत से भी वह पहले सा प्रेम न रहा। प्रतिदिन आय वृद्धि होने पर भी सुवामा ने व्यय किसी प्रकार का न बढ़ाया। कौड़ी कौड़ी दांतों से पकड़ती और यह सब इसलिए कि प्रताप चंद धनवान हो जाए और अपने जीवन पर्यंत सा आनंद रहे। सुवामा को अपने होनहार पुत्र पर अभिमान था। उसके जीवन की गति देखकर उसे विश्वास हो गया था कि मन में जो अभिलाषा रखकर मैंने पुत्र मांगा था वह अवश्य पूर्ण होगा। वह कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसरों से प्रताप का समाचार गुप्त रीति से लिया करती थी और उनकी सूचनाओं का अध्ययन उसके लिए एक रोचक कहानी के तुल्य था। ऐसी दशा में प्रयाग से प्रताप चंद्र के लोप हो जाने का तार पहुंचा, मानो उसके हृदय पर वज्र गिरना था। सुवामा एक ठंडी सांस ले मस्तक पर हाथ रख बैठ गई। तीसरे दिन प्रताप चंद्र की पुस्तक, कपड़े और सामग्री भी आ पहुंची। यह घाव पर नमक का छिड़काव था। प्रेमवती के मरे का समाचार पाते ही प्राणनाथ पटना से और राधाचरण नैनीताल से चले। उसके जीते जी आते तो भेंट हो जाती, मरने पर आए तो उसके सबको भी देखने का सौभाग्य न हुआ। मृतक संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। 2 सप्ताह गांव में बड़ी धूमधाम रही। तत्पश्चात मुरादाबाद चले गए और प्राणनाथ ने पटना जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। उनकी इच्छा थी कि स्त्री को प्रयाग पहुंचाते हुए पटना जाएं, पर सेवती ने हठ किया कि जब यहाँ तक आए हैं तो विरंजन के पास अवश्य ही चलना चाहिए, नहीं तो उसको बड़ा दुख होगा। समझेगी कि मुझे असहाय जानकर इन लोगों ने भी त्याग दिया। सेवती ने उस उचाट भवन में आना मानो पुष्प में सुगंध में आना था। सप्ताह भर के लिए सुदीन का सुभागवान हो गया था। विरंजन बहुत प्रसन्न हुई और खूब रोई। माधवी ने मुन्नू को अंक में लेकर बहुत प्यार किया। प्रेमवती के चले जाने पर विरंजन उस गृह में अकेले रह गई थी। केवल माधवी उसके पास थी। हृदय ताप और मानसिक दुरूह से उसका वह गुण प्रकट कर दिया जो अब तक गुप्त था। वह काव्य और पद्य रचना का अभ्यास करने लगी। कविता सच्ची भावनाओं का चित्र था और सच्ची भावनाएं चाहे भी दुरुख हो या सुख की, उसी समय संपन्न होती है जब हम दुरुख या सुख का अनुभव करते हैं। विरंजन इन दिनों रात रात बैठी भाषा में अपने मनोभाव के मोतियों की माला गूंथा करती। उसका एक एक शब्द करुणा और वैराग्य से परिपूर्ण होता था। अन्य कवियों की मानो की, मित्र की वाह वाह वह और काव्य प्रतियों के साधुवाद्य से उत्साह पैदा होता है, पर विरंजन अपने दुरुख कथा अपने ही मन को सुनाती थी। सेवती को आए 2-3 दिन बीत गए थे। एक दिन विरंजन से कहा, मैं तुम्हें बहुधा किसी ध्यान में मग्न देखती हूँ और कुछ लिखते भी पाती हूँ, मुझे ना बताओगी? विरंजन लज्जित हो गई, बहाना करने लगी, यूं ही जी कुछ उदास रहता है। सेवती ने कहा, मैं ना मानूंगी। फिर वह विरंजन का बॉक्स उठा लाई जिसमें कविता के दिव्य मोती रखे हुए थे। विवश होकर विरंजन ने उसे अपने नए पद्य सुनाना शुरू किया। मुख से प्रथम पद्य का निकलना था कि सेवती के रोए खड़े हो गए और जब तक सारा पद्य समाप्त न हुआ वह तन्मय होकर सुनती रही। प्राणनाथ की संगति ने उसे काव्य की रसिक बना दिया था। बार बार उसके नेत्र भर आते। जब विरंजन चुप हो गई तो एक समा बंधा हुआ था, मानो कि कोई मनोहर राग अभी थम गया हो। सेवती ने विरंजन को कंठ से लिपटा लिया, फिर उसे छोड़कर दौड़ी हुई प्राणनाथ के पास गई। जैसे कोई नया बच्चा नया खिलौना पाकर हर्ष से दौड़ता हुआ अपने साथियों को दिखाने जाता है। प्राणनाथ अपने अफसरों को प्रार्थना पत्र लिख रहे थे कि मेरी माता अति पीड़िता हो गई है, अतः सेवा में प्रस्तुत होने में विलंब हुआ। आशा करता हूँ कि इस सप्ताह का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। सेवती को देखकर चट अपना प्रार्थना पत्र छिपा लिया और मुस्कुराए। मनुष्य कैसा धूर्त है, वह अपने आप को भी धोखा देने से नहीं चूकता। सेवती, तनिक भीतर चलो, तुम्हें विरंजन की कविता सुनाऊंगी, भड़क उठोगे? प्राणनाथ, अच्छा, अब उन्हें कविता की चाट हुई है? उनकी भाभी तो गाया करती थी कि तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। सेवती, तनिक चलकर सुनो तो पीछे हंसना, मुझे तो उसकी कविता पर आश्चर्य होता है। प्राणनाथ, चलो एक पत्र लिखकर अभी आता हूँ। सेवती, अब यही मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपको पत्र नोच डालूंगी। सेवती प्राणनाथ को घसीट ले आई। वे अभी तक यही जानते थे कि विरंजन ने कोई सामान्य भजन बनाया होगा, उसी को सुनाने के लिए व्याकुल हो रही है।
पर जब भीतर आकर बैठे और विरंजन ने लजाते हुए अपनी भावपूर्ण कविता प्रेम की मतवाली पढ़ना आरंभ की तो महाशय के नेत्र खुल गए। पद क्या था? हृदय के दुख की एक धारा और प्रेम सा रहस्य की एक कथा थी। वह सुनते थे और मुग्ध होकर झूमते थे। शब्दों की एक एक योजना पर, भावों के एक एक उद्गार पर लहालोट हुए जाते थे। उन्होंने बहुतेरे कवियों के काव्य देखे, पर यह उच्च विचार, यह न्यूनता, यह भावोत्कर्ष कहीं दिख न पड़ा। वह समय चित्रित हो रहा था जब अरुणामदय के पूर्व मलयालीन लहराते हुए चलता है। कलियां विकसित होती हैं, फूल महकते हैं और आकाश पर हल्की लालिमा छा जाती है। एक दियक शब्द में नव विकसित पुष्पों की शोभा और हिम किरणों की शीतलता विद्यमान थी। उस पर विरंजन की सुरीलापन और ध्वनि की मधुरता सोने में सुगंध थी। ये छंद थे जिन पर विरंजन ने हृदय को दीपक की भांति जलाया था। प्राणनाथ प्रहसन के उद्देश्य से आए थे, पर जब वो उठे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो छाती से हृदय निकल गया है। एक दिन उन्हें विरंजन से कहा, यदि तुम्हारी कविताएं छपे तो उनका बहुत आदर हो। विरंजन ने सिर नीचा करके कहा, मुझे विश्वास नहीं कि कोई इनको पसंद करेगा। प्राणनाथ, ऐसा संभव ही नहीं। यदि हृदयों में कुछ ही रासिकता है तो तुम्हारे काव्य की अवश्य प्रतिष्ठा होगी। यदि ऐसे लोग विद्यमान हैं जो पुष्पों की सुगंध से आनंदित हो जाते हैं, जो पक्षियों के कलरव और चांदनी की मनोहरिणी घटा को आनंद उठाते हैं, तो वो तुम्हारी कविता का अवश्य हृदय में स्थान देंगे। विरंजन के हृदय में वह गुदगुदी उत्पन्न हुई जो प्रत्येक कवि को अपने काव्य चिंतन की प्रशंसा मिलने पर कविता के मुद्रित होने के विचार से होती है। यद्यपि वह नहीं करती रही, पर वह नहीं हाँ के समान थी। प्रयाग से उन दिनों कमला के नाम की अच्छी पत्रिका निकलती थी। प्राणनाथ ने प्रेम की मतवाली को वहां भेज दिया। संपादक एक काव्यदृशिक अनुभावक थे। कविता पर हार्दिक धन्यवाद दिया और जब वह कविता प्रकाशित हुई तो साहित्य संसार में धूम मच गई। कदाचित ही किसी कवि को प्रथम ही बार ऐसी ख्याति मिली हो। लोग पढ़ते और विस्मय से एक दूसरे का मुंह ताकते थे। काव्य प्रेमियों में कई सप्ताह तक मतवाली वालों के चर्चे रहे। किसी को विश्वास ही नहीं आता था कि यह नवजात कवि की रचना है। अप्रतिमास कमला के पृष्ठ विरंजन की कविता से सुशोभित होने लगे और भारत महिला को लोकमत के कवियों के सम्मानित पद पर पहुंचा दिया। भारत महिला का नाम बच्चे बच्चे के जीवा पर चढ़ गया। कोई समाचार पत्र पत्रिका भारत महिला को ढूंढने लगते। हाँ, उसकी दिव्य शक्तियां अब किसी विस्मय में न डालती। उसके स्वयं कविता का आदर्श उच्च कर दिया था। 3 वर्ष तक किसी को कुछ भी पता न लगा कि भारत महिला कौन है। निदान प्राणनाथ से न रहा गया। उन्हें विरंजन पर भक्ति हो गई थी। वे कई मास से उसका जीवन चरित्र लिखने की धुन में थे। सेवती के द्वार धीरे धीरे उन्होंने उनका सब जीवन चरित्र ज्ञात कर दिया और भारत महिला का शीर्षक एक प्रभावपूरित लेख लिखा। प्राणनाथ ने पहले लेख ना लिखा था, परंतु श्रद्धा ने अभ्यास की कमी पूरी कर दी थी। लेख अत्यंत रोचक, समालोचनात्मक और भावपूर्ण था। इस लेख का मुदित होना था कि विरंजन को चारों तरफ से प्रतिष्ठा के उपहार मिलने लगे। राधा चरण मुरादाबाद से उसकी भेंट को आए। कमला, उमा देवी, चंद्रकुमार और सखियां जिन्होंने उसे विस्मरण कर दिया था, प्रतिदिन विरंजन के धनोत्सव को आने लगे। बड़े बड़े गणमान्य सज्जन जो ममता के अभिमान के हाकिमों के सम्मुख सिर न झुकाते, विरंजन के द्वार पर दर्शन को आते थे। चंद्रा स्वयं तो ना आ सकी, परंतु पत्र में लिखा, त्रिजी चाहता है कि तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर घंटों रोऊं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें फेसबुक पेज को। धन्यवाद।